क्यों रही हो भाई? क्यों भूल गया? पहली क्लास सबको याद रहती है। कोशिका तो सबसे सरल चीज है, वो तो याद ही रहेगी। और अब वो भी नहीं याद होगी तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा और शुद्ध उच्चारण करो। स्वीडन और दो नाम है। कुत्ते को क्या कहते हैं? सत्संग स्वान कहते हैं। शक्कर वाला स्वान, स्टीरियन और स्वान। कहता क्या है? कथन क्या है? ऑलमोस्ट सही है। सही करने की कोशिश करो। दूसरा भी कथन है। आप कोशिश की तुमने, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल नहीं पूछते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है वो पूछे तो अगर 3 नंबर में है, अगर 3 नंबर में है तो क्या लिखेंगे? पहली लाइन होगी प्रतिपादक की स्वीडन और स्वान। अब वो तो उसने बता दिया। और क्या उसने एक और पॉइंट बताया है। 2 वेन है उसके, 2 कथन है बगल में। आप बताओ। प्रतिपादक के स्लीडन और श्वान सभी कोशिका व कोशिका भांति बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनती हैं। देख लिया वो नहीं पढ़ती हो। मुझे समझ में नहीं आता क्या क्या होगा आप लोगों का। ऐसे कैसे चलेगा? क्लास खत्म होने वाली है, अब कुछ नहीं बचाया जाता। ठीक है, कल से हम लोगों ने पाचन शुरू किया था। फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा, है ना। पाचन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में अपघटन किया जाता है जिससे वो रुधिर में अवशोषित हो सके। ठीक है। मानव शरीर के पाचन तंत्र के मुख्यतः 2 भाग हैं। एक है आहार नाल और दूसरी है पाचन ग्रंथियां। ठीक है। आहार नाल हमारी मुख से लेकर के गुदा तक जितने भी भाग आते हैं उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और पाचन ग्रंथियों में मुख्यतः 3 होती है ना। लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ठीक है। और आहार नाल की शुरुआत सबसे पहला है गुहा। ये जो माउथ है अपना, उसके अंदर जो ये कैविटी गुहा दिख रही है उसी को कहते हैं मुख गुहा। इसमें मुख्यतः 2 चीजें दिखती हैं। एक चीज हमें टॉन्सिल्स दिखाई नहीं देती और महसूस करते हैं, है ना, कभी दर्द होता है। तो पहली है जीभ जो कि कल हो गई है। दांत भी हो गया है। टॉन्सिल्स हो गया है। ठीक है। आप कर लो, बंद कर लो। जीभ के कार्य बताओ। और भोजन को अंदर मोबाइल साइलेंट करो। भोजन को अंदर और धकेलना नहीं, मतलब शब्दावली सही इस्तेमाल करो। जिस विषय की है वही शब्दावली इस्तेमाल करो। भोजन मिला मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं ऐसे नहीं लिखेंगे। मिलाते मिश्रित करना। और भोजन को अंदर ढकेलती है। भोजन के अंदर ग्रहण में सहायता करना। स्वाद को स्वाद के उद्दीपन को ग्रहण करना और उच्चारण में सहायता करना। उसके बाद दांत है ना। मनुष्य के दांत गर्ददंती, द्विबारदंती और विषमदंती होते हैं। गर्ददंती मतलब जबड़े में फंसे, द्विबारदंती मतलब जीवन में 2 बार आते हैं और विषमदंती मतलब कई प्रकार के होते हैं। दांत के कुल 4 प्रकार होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रक्तदंत, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है।
मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट का, है ना, 21-23, और दूध के दांत का होता है 0-2। ठीक है, ये एकदम से जब लिया करो ताकि एग्जाम में 50-50 वाली कंडीशन आती है ना, 50% इसका लगता है चांस, 50% उसका लगता है, दो में ही कंफ्यूजन रहता है, दो ऑप्शन में, वो ना सोचते। ठीक है, आज से हमारा अगला है आहार नाल का अगला भाग है ग्रसनी। ठीक है, इसे हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है। मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो जाकर के ग्रसनी में खुलता है। ठीक है, ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, एक को कहते हैं ग्रसिका और एक को कहते हैं ग्लॉटिस। ग्रसिका को कहते हैं गलेट इंग्लिश में, गलेट और ग्लॉटिस। ठीक है, गलेट जो है वो सीधे फिर आहार नाल का ही पार्ट कहलाता है, और जो ग्लॉटिस है फिर वो ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया मतलब श्वास नली, है ना, और उसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस वाला रहता है, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस नाम का रहता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो श्वास नली को बंद कर देता है ताकि खाना जो है वो श्वास नली में और उसके बाद फेफड़े में नहीं जाने पाता। ठीक है, इसके अलावा ग्रसनी का और कोई काम नहीं है। उसके बाद आती है ग्रास नली, मैं बना के फिर से आप समझा दूँ, है ना। ये हमारा नासामाल है। ठीक है, ये हमारी मुंह है, यहाँ पे ये दोनों मिले, जहाँ पे ये दोनों साथ में है यही है ग्रसनी। यहाँ पे पाए जाएंगे दो छिद्र, है ना, इनको अलग करने वाला आप समझ लीजिए। एक को कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लॉटिस, इसको कहते हैं ग्रसिका या गलेट। यहाँ से ये दोनों पार्ट हो जाएंगे अलग, ये कहलाएगा श्वास नली मतलब ट्रैकिया, इसमें अर्धचंद्राकार छिद्र हो गए। ये वाला पार्ट हो जाएगा अलग, इसे कहते हैं ईजोफेगस। आहार नाल, आहार नाल तो यही है, ईजोफेगस नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पाचन की क्रिया नहीं होगी, यहाँ पे क्रमानुकुंचन गति होगी जिसके द्वारा खाना आमाशय की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है हमारा आमाशय। यहाँ पे पाचन की बहुत सारी गतिविधि होती है। ठीक है, सुना होगा कि एसिड रिफ्लक्स होता है ना, एसिडिटी हो रही है, लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे HCl स्रावित होता रहता है अत्यधिक मात्रा में, उसका pH लगभग 2 या 2.5 के आसपास रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना अम्लीय होगा वो। ठीक है, जब भी अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है, बहुत ऑयली खा लिया, है ना, और ऐसी चीजें खा ली, मतलब पेट भरा हुआ है फिर भी खा लिया, बहुत सारा ऑयली खा लिया, तो ये अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है और फिर इसका रिफ्लक्स भी होता है ऊपर की ओर, है ना, तो वो डकार आती है लोगों को, ये सारे लक्षण है। उसके बाद फिर एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एसिडिटी को खत्म करने के लिए कौन सी औषधि लेते हैं। प्रति अम्ल, एंटासिड अगर सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो जब दैनिक जीवन में रसायन पढ़ेंगे ना, केमिस्ट्री का टॉपिक, तो उसमें पढ़ने को मिलेगा एंटासिड क्या है, प्रति अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, ये ग्रास नली है, इजोफेगस ग्रास नली। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को मिक्स मत करिएगा, ग्रसनी क्या है, ग्रसिका क्या है, ग्रास नली क्या है, नली नली ही है। ठीक, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं है। अब भोजन पहुंचा है आमाशय में, आमाशय में HCl स्रावित होगा, आमाशय में जठर रस स्रावित होगा। जठर रस में बहुत सारे एंजाइम मिले होते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम भोजन के पाचन का काम करते हैं। जैसे लाइपेज हो गया वो वसा के पाचन का काम करेगा, पेप्सिन हो गया वो प्रोटीन के पाचन का काम करेगा। ठीक है, ऐसे सारे एंजाइम, इनकी डिटेल जब पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी पाचन तंत्र देखते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं आमाशय के, कार्डियक, पंडित, पाइलोरी। इसको मैं समझा दूंगी, लिखाते लिखाते समझाते चलूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे में आपको सब मिक्स हो जाता है। ठीक है, पहले छोटी छोटी चीज़ें लिखते जाइए। हेडिंग डालिए ग्रसनी, ग्रसनी का फैरिंक्स, इसमें लिखिए मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। अगला पॉइंट, इसमें 2 छिद्र होते हैं,
इसमें दो छिद्र होते हैं। पहला ग्रसिका या गलेट, ये गलेट लिखा है, इसको इंग्लिश में ऐसे ग्रसिका या गलेट। और दूसरा ग्लॉटिस, ग्रसिका में लिखेगा जो ग्रास नली में खुलता है, टैच करके लिख दीजिए ग्रसिका में जो ग्रास नली में खुलता है। दूसरा लिखिएगा ग्लॉटिस जो श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट, ग्लॉटिस से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। ग्लॉटिस से आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लॉटिस कहलाती है। ग्लॉटिस के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लॉटिस कहलाती है। जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक देती है। जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक देती है, जिससे भोजन ट्रैकिया में नहीं जा पाता है। ट्रैकिया में नहीं जा पाता है। ट्रैकिया मतलब श्वास नहीं, श्वसन क्या है तो बताया। अब इसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये ईज़ोफेगस या ग्रास नली, चित्र बनवा दूंगी मैं, ठीक है। इसमें लिखिए ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। लगभग 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की एक स्केल आती है ना, उसमें 10 सेंटीमीटर और जोड़ दीजिए। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली है जो ग्रसिका से प्रारंभ होकर गर्दन में ट्रैकिया की पृष्ठ सतह से होते हुए डायफ्राम को भेद कर आमाशय में खुलती है। डायफ्राम को भेद कर आमाशय में खुलती है। इसका मैं मतलब समझा दूं, हमारी जो ये श्वास नली ट्रैकिया है ना, ये शरीर के अगले भाग की ओर होगी, है ना, ऊपर की ओर ये होगी और पीठ की ओर ये होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैदल ही चलती रहेंगी, आगे पीछे। अगला लिखिएगा इसी में, इसकी दीवार मोटी पेशी व कुंचनशील होती है। ग्रास नली भी अगला पॉइंट लिखना है। इसकी दीवार मोटी पेशी व कुंचनशील होती है। कुंचनशील बताते, कुंचनशील मतलब जो दबे फैले, ठीक है। इसी में अगला लिखिएगा पॉइंट, क्रमानुकुंचन गति, ऐसे क्रमानुकुंचन गति, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। क्रमानुकुंचन गति आप समझ रहे हैं ना कि भोजन कैसे पहुंचेगा। मतलब ये चीजें
एक नली आप समझिए, एक नली में आप डाल रहे हैं ना, थोड़ी वो फैलेगी, फिर दबेगी, फैलेगी, दबेगी, फैलेगी, दबेगी, ऐसे ही करके तो भोजन नीचे पहुंचेगा ना। ठीक है, ऐसे थोड़ी कि सीधे ही जाके सड़क गया, हमने खाया और सीधे जाके गिरा स्टमक में हमारे, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 करके वो प्रवेश करता है। ठीक है, इसी में अगला लिखेगा, क्रमानुकुंचन गति को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ग्रास नली में भोजन किस गति के कारण नीचे जाता है। ठीक है, अगला इसी में लिखेगा, ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। मतलब कोई एंजाइम कुछ भी स्रावित नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना पहुंच रहा है स्टमक। ठीक, अगली हेडिंग डाल लीजिए, आमाशय स्टमक। आमाशय आमाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? खाना उसमें जाता है, जो हमारा भोजन होता है वो आमाशय में ही जाता है आम प्लस आम से होगी और उससे डाइजेशन प्राथमिक तौर पे संग्रहण आमाशय। आम प्लस आम से आम धन आशय है ना, आमाशय। कौन सा समास होगा? सॉरी संधि। संधि छेद कि आ पर देखो स्वर संधि है, स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? दीर्घ है, वृद्धि है। देखिए मेरे ख्याल से दीर्घ ही है, है ना? इसको रिवाइज करेंगे तभी एग्जैक्ट आएगा। ऐसी चीजें भी सोचते रहिएगा दिमाग में, अपनी हिंदी को भी चलाते रहिए, पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, है ना? है, इसमें लिखिए आमाशय में। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है? जैसे कि समझिए ऐसे है आमाशय। तो इसका जो भाग हृदय के पास आपको दिख रहा है ना, वो कहलाएगा कार्डियस। कार्डियक। बीच का भाग कहलाएगा फंडिक और जो भाग छोटी आंत के पास रहेगा वो कहलाएगा पाइलोरिक। चित्र मत बनाइए अभी, सिर्फ समझ लीजिए कि 3 भाग होते हैं, इसको लिख लीजिए। आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। अग्रभाग कार्डियक, अग्रभाग कार्डियक, मध्य भाग फंडिक, फंडिक और पश्च भाग पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। मध्य भाग फंडिक, फंडिक, फंड। अगला लिखेगा, आमाशय में बहुत सी जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां और बगल में लिखेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इंग्लिश भी जाननी उतनी ही जरूरी है इसकी। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। आमाशय में बहुत सी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो एक प्रकार के द्रव का स्रावण करती हैं, जो एक प्रकार के द्रव का स्रावण करती हैं, जिसे संयुक्त रूप से जठर रस, जो एक प्रकार के द्रव का स्रावण करती हैं, जिसे संयुक्त रूप से जठर रस, जठर रस के बगल में लिखिएगा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस। जठर रस कहते हैं।
देखिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जठर ग्रंथियां। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या पैराइटल कोशिकाएं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या पैराइटल कोशिकाएं, इसमें डैश करके लिखिएगा ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। पैराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। दूसरा चीफ कोशिकाएं, चीफ कोशिकाएं, इसमें लिखिएगा ये पेप्सिन रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज या सिर्फ लाइपेज लिख दीजिए, और लाइपेज एंजाइम स्रावित करती हैं, लाइपेज एंजाइम स्रावित करती हैं। मैम लाइपेज इसमें से देखिए पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्सिनोजन में तोड़ता है। पेप्सिनोजन जब मैंने प्रोटीन पढ़ाया है तो बताया है एक प्रकार के कैसे प्रोटीन होते हैं। 3 प्रकार के मैंने प्रोटीन बताए, ये पेप्सिनोजन ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन भी होगा, ठीक है, व्युत्पन्न जो सरल प्रोटीन या जटिल प्रोटीन से उत्पन्न होते हैं, ठीक। रेनिन जो है वो हमारी दूध की प्रोटीन होती है कैसीन, उसको प्रोरेनिन में तोड़ेगा, ठीक है। और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। कहीं भी अगर लाइपेज शब्द हो ना तो आप उसका तात्पर्य आप वसा से संबंधित ले लीजिए। ये एंजाइम है तो ये वसा का पाचन करेगा, ठीक है। एक सामान्य प्रोटीन का पाचन कर रहा है और एक दूध के प्रोटीन का पाचन कर रहा है और एक वसा का पाचन कर रहा है। इसी में लिखिएगा तीसरा म्यूकस कोशिकाएं। ये म्यूसिन नामक जठर रस स्रावित करती हैं। इसमें देखिए आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है कि आमाशय से 3 एंजाइम के नाम मैंने बताए, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं किया जाता? 3 एंजाइम ये दे दे, एक दूसरे एंजाइम का नाम दे दे, ठीक है। आपको याद रहेगा तो आप लिख लेंगे। उसके अलावा ऐसा भी कि आमाशय में निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं किया जाता, एक HCl दे दे, एक रेनिन दे दे, एक पेप्सिन दे दे, एक कोई और चीज दे दे, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। अगला लिख लीजिए आमाशय के कार्य, अगली हेडिंग आमाशय के कार्य। पहला भोजन का संग्रहण, दूसरा भोजन को कुचलकर काइम के बगल में लिखिएगा गाढ़ी लुगदी। काइम ये लिखा है देखिए, काइम बगल में क्या लिखना है? गाढ़ी लुगदी, ब्रैकेट में गाढ़ी लुगदी बनाना। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि काइम का निर्माण कौन करता है, ठीक है। तो आमाशय, और काइल भी पूछा जाता है कि काइल का निर्माण कौन करता है, तो वो भी काइम और काइल अलग अलग शब्द है, उसको मिक्स मत करिएगा, ठीक है। तीसरा काम देखिए भोजन के जीवाणुओं को मारना।
भोजन के जीवाणुओं को मारना। चौथा है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। आपने देखा होगा जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, हम जानते हैं ना जुगाली करने वाले, जैसे गाय भैंस, जो जल्दी जल्दी पहले खाना खा लेते हैं, जैसे जितनी उनको पत्ती चलनी होगी वो चल लेंगे और उसके बाद वो जब रेस्ट में होंगे तो फिर उसको चबाते रहते हैं अपने मुंह में डाल कर वापस, है ना। तो उनका जो इस प्रकार का आमाशय होता है जो भोजन का अस्थायी संग्रहण कर रहा है और उसको फिर वापस भी भेजता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने जो एक बार खा लिया उसको हम वापस बुलाएं चबाने के लिए, लेकिन जुगाली करने वाले जानवर ऐसा करते हैं। तो उनका जो आमाशय है ना वो रूमिनेंट स्टमक, रूमिनेंट आमाशय कहलाता है। और ऐसे जीव जो हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं, रूमिनेंट एनिमल, है ना। तो आप एक ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, रूमिनेंट मैमल्स, ऐसे रूमिनेंट ऐसे लिखते हैं, रूमिनेंट मैमल्स मतलब स्तनी या स्तनी लिखिए, रूमिनेंट स्तनी, ब्रैकेट में लिखेगा जैसे भेड़ बकरी, गाय भैंस आदि, गाय भैंस आदि। आदि का आमाशय 4 भागों का बना होता है, आदि का आमाशय 4 भागों का बना होता है। जिसे संयुक्त या रूमिनेंट स्टमक कहते हैं, संयुक्त या रूमिनेंट आमाशय, रूमिनेंट आमाशय कहते हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि संयुक्त आमाशय किसमें पाया जाता है, तो जुगाली करने वाले जानवरों में। अगर जुगाली करने वाला जानवर नहीं लिखा रहता तो उसकी जगह रूमिनेंट शब्द लिखा रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाला भी एक बार देख लेना। अगला लिखिएगा, आमाशय समझ में आ गया, आमाशय में कोई दिक्कत है ना। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने भोजन को ग्रहण किया हाथों से, है ना, मुंह तक ले जाने की, ये प्रक्रिया क्या कहलाई, अंतर्ग्रहण, इंजेशन। मैंने पढ़ाया जब भोजन तो मैंने पूरी प्रक्रिया बताई, इंजेशन, अंतर्ग्रहण। उसके बाद दांतों ने चबाया, जीभ से उसमें लार मिलाया, 2 एंजाइम भी पाए गए, टायरिन और लाइसोजाइम, उन्होंने छोटे मोटे अपने काम किए। ठीक है, उसके बाद सीधे भोजन हमारा ग्रसनी में गया। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रसनी में पहुँच गया। ग्रसनी के बाद वो ग्रास नली में पहुँचा जहाँ पे कोई पाचन क्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ खाना स्टमक की ओर जा रहा है। खाना स्टमक में पहुँचा, वहाँ पे 2 काम होते हैं, मुख्य काम होते हैं। जो HCl रहता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। लार का pH कितना होता है, लार का pH कितना होता है, छारी होता, थोड़ा छारी होता लाल। ऑब्जेक्टिव है ना, सीधा सीधा 6.8 के लगभग। ठीक है, ठीक, मतलब आप ऑलमोस्ट कह लें कि उदासीन है ना, ऑलमोस्ट उदासीन, क्योंकि 7 से उदासीन होने लगता है, 7 में आकर उदासीन हो जाए। और यहाँ पे अम्ल HCl स्थापित हो रहा है, लगभग उसका 2.5 है pH। ठीक है, तो पहले तो एकदम नॉर्मल जो है उदासीन से, या आप क्षारीय माध्यम कह लें या हल्के अम्लीय माध्यम से एकदम गंभीर अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला काम उसका भोजन को अम्लीय बनाना है, और कौन बनाना है, HCl। ठीक है, और दूसरा भोजन का मुख्य पाचन जो यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, लार में जो टायरिन और लाइसोजाइम रहते हैं ना, वो थोड़ा बहुत पाचन करते हैं, इतना कोई पाचन लार से शुरू नहीं होता है। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, यहाँ से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। सबसे पहले मुखगुहा में थोड़ी सी पाचन होगा लाल ग्रंथियों के द्वारा, उसके बाद मुख्य पाचन आमाशय में शुरू होगा, और उसके बाद सारे पाचन की क्रियाविधि जो है छोटी आंत में पूर्ण हो जाएगी। ठीक, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मत करो। अभी हो रहा है क्या कंफ्यूजन, नहीं हो रहा। देखिए अगली हेडिंग, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें लिखिए छोटी आंत अत्यधिक कुंडलिक नलिका होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलिक नलिका होती है। अत्यधिक कुंडलित मतलब बहुत घूमी हुई, कॉइल कुंडलित नलिका होती है, जो लगभग 6.5 मीटर लंबी, 6.5 मीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। 3.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अगला पॉइंट, ग्रहणी। पहला है ग्रहणी, इसे कहते हैं ड्यूडिनम। दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। ग्रहणी या ड्यूडिनम, यह छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। यह छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। इसमें पित्त एवं अग्नाशयी ग्रंथियों की नलिकाएं खुलती हैं। इसमें पित्त एवं अग्नाशयी ग्रंथियों की नलिकाएं खुलती हैं। इसमें पित्त एवं अग्नाशयी ग्रंथियों की नलिकाएं खुलती हैं। अग्नाशयी ग्रंथियों की नलिकाएं खुलती हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पित्त रस अपना मतलब जो यकृत है, यकृत में पित्त रस स्रावित हो रहा है, वो अपने स्राव कहाँ पे छोड़ रहा है? ठीक है, तो छोटी आंत में छोड़ रहा है। छोटी आंत के किस भाग में छोड़ रहा है? ग्रहणी में छोड़ रहा है। ऐसे ही पूछ सकते हैं अग्नाशय के लिए कि अग्नाशय रस स्रावित तो अग्नाशय में हो रहा है, लेकिन वो मिल कैसे रहा है? पाचन की क्रियाविधि में वो अपना योगदान कैसे दे रहा है? तो छोटी आंत में जाके वो मिल जाता है। ठीक है, खाना कभी भी अग्नाशय और यकृत से होकर के नहीं गुजरेगा। ठीक, अगला लिखिएगा जेजुनम में। जेजुनम को छोड़ दीजिए, इलियम में लिख लीजिए। छोटी आंत का पिछला भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत का पिछला भाग इलियम कहलाता है। इसी में लिखिएगा इलियम की भीतरी दीवार पर अनेक उंगली के समान प्रवर्ग, ऐसे लिखते हैं प्रवर्ग मतलब उंगली के समान संरचनाएं। ठीक है, उंगली के समान प्रवर्ग पाए जाते हैं जो आंत की दीवार की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। जो आंत की दीवार की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, इन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई कहते हैं। आप समझिए, एक ऐसी कोई नलिका आपको दिख रही है, ऐसी नलिका, इसमें ऐसे उंगली के समान उभार दिखाई है। ठीक है, ये उंगली के समान जो उभार है, ये इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ना, है ना? अगर ये सीधा सीधा ऐसा जाता तो इसका एरिया कम होता है। अभी उभार गया, इसका क्षेत्रफल और बढ़ाइए, ये अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इन्हें ही कहते हैं माइक्रोविलाई। ये जो संरचना आपको दिख रही है,
लिखिएगा, छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं। ये एक क्षारीय रस स्रावित करती हैं, ये एक क्षारीय रस स्रावित करती हैं, क्षारीय रस स्रावित करती है, जिसे आंतरीय रस, है ना, आंत से स्रावित हो रहा है तो आंतरीय रस या इंटेस्टाइनल जूस, जिसे आंतरीय रस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा, इलियम में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, इलियम में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। पाचन क्रिया पूर्ण होने के पश्चात, पाचन क्रिया पूर्ण होने के पश्चात पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई की रुधिर, माइक्रोविलाई की रुधिर तथा लसिका वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लसिका वाहिनियों के बगल में लिखिएगा लैक्टिएज, लैक्टिएज द्वारा हो जाता है, लैक्टिएज द्वारा हो जाता है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने अपनी पेट से खाना उठाया, अपने मुख तक लाया, ठीक है, ये गतिविधि कहलाएगी, मुख पे डाली है, ये गतिविधि कहलाएगी अंतर्ग्रहण, ठीक है। इसके बाद पूरी गतिविधि शुरू होती है जिसे कहते हैं पाचन, ठीक है। पाचन की गतिविधि हमारी मुख गुहा में जाते ही शुरू हो जाती है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, जो स्टार्च का पाचन शुरू करते हैं और जीवाणु का भक्षण करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई पाचन की गतिविधि नहीं होगी, खाना सीधे हम गटक लेंगे, वो हमारी ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से ग्रास नली में जाएगा, कोई पाचन की गतिविधि अभी नहीं हो रही है। फिर सीधे स्टमक में पाचन शुरू होगा, आमाशय में, ठीक है। वहाँ जो भोजन का माध्यम जो है वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, HCl करेगा उसको अम्लीय। उसके अलावा जो उसमें 3 एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, वो भोजन का पाचन शुरू कर देंगे। भोजन इतना ही उसमें पाचित होगा, उसके बाद भोजन पहुंचेगा छोटी आंत में। छोटी आंत बहुत कुंडलित में लिखा है, मतलब आप स्प्रिंग जैसी संरचना समझिए कि वो इतनी कुंडलित है कि उसको खोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, डॉक्टर्स कर देते हैं, ठीक है। उसमें बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं माइक्रोविलाई। छोटी आंत से ही उसकी ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा आंतरिक रस स्रावित किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आंतरिक रस किन ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है ना, तो ब्रूनर ग्लैंड, या पूछ सकता है कि ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो छोटी आंत में, कैसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। तो उनसे आंतरिक रस स्रावित हो रहा है, जिसमें फिर से कई सारे एंजाइम होंगे, जैसे उसमें पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज है, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम के नाम में पाचन की क्रिया में बता दूंगी, ठीक है। उनके द्वारा भोजन का पाचन पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद अब भोजन का पाचन नहीं होना है। छोटी आंत में जो है वहीं पे आके पित्त रस मिल गया है, वहीं पे आके अग्नाशयी रस मिल गया है, ठीक है। अब गतिविधि सारी पूर्ण हो गई, सिर्फ अवशोषण बचा है, जो कि अवशोषण छोटी आंत में पाया जाता है। माइक्रोविलाई जैसी संरचना, मैंने बताया कि छोटी आंत की दीवार में ऐसी ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाती है, उंगली के समान उंगली, जिन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। ये माइक्रोविलाई भोजन का अवशोषण पूर्ण कर लेता है। इसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। जो भी हमारा अनपचा हुआ भोजन है वो पूरा बड़ी आंत में चला जाएगा, बड़ी आंत के थ्रू गुदा तंत्र के द्वारा वापस, ठीक है। बड़ी आंत में सिर्फ एक ही काम होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन।
इसमें देखिए इलियम पीछे बड़ी आंत में खुलती है। इलियम, इलियम मतलब छोटी आंत का अंतिम भाग। इलियम पीछे बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत उदर गुहा के निचले दाएं भाग से शुरू होती है। बड़ी आंत उदर गुहा के निचले दाएं भाग से शुरू होती है। आमाशय बाईं ओर पाया जा रहा है, ठीक है, शरीर में बाईं ओर आमाशय है, ठीक है। बड़ी आंत हमारी दाईं ओर शुरू होगी। हम बड़ी आंत उदर गुहा के निचले दाएं भाग से शुरू होती है। आप देखिएगा आमाशय है ना, आमाशय यहीं से खुला छोटी आंत के बन रही है, छोटी आंत के दाईं ओर खुलेगी, ठीक है। यहीं से हमारी बड़ी आंत जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये जो ये भाग कहला रहा है ना, यही होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये मानव का अवशेष है, इसमें दिखा देते हैं। देखिएगा बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला सीकम, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। अगला पॉइंट देखिएगा, जिस स्थान पर इलियम बड़ी आंत में खुलती है, ये स्थान, जिस स्थान पर इलियम बड़ी आंत में खुलती है वहां पर एक इलियोसीकल कपाट, इलियोसीकल कपाट यहाँ में पाया जाएगा। इलियोसीकल कपाट पाया जाता है, लिखा है। जहां जिस स्थान पर इलियम बड़ी आंत में खुलती है वहां पर एक इलियोसीकल कपाट पाया जाता है, जो भोजन को इलियम से बड़ी आंत में जाने देता है, जो भोजन को इलियम से बड़ी आंत में जाने देता है, लेकिन बड़ी आंत से इलियम में नहीं जाने देता है, लेकिन बड़ी आंत से इलियम में नहीं जाने देता है। ठीक है, मतलब जो अनपचा भोजन है वो बड़ी आंत में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कभी भी रिवर्स उसका एक्शन नहीं होगा, तो फिर से छोटी आंत में आएगा। ठीक, अब पहला लिख लीजिए सीकम, बड़ी आंत के 3 भाग बताए, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम में लिखिए, सीकम के ऊपरी सिरे पर, सीकम के ऊपरी सिरे पर एक शीर्ष पर मुड़ी हुई, एक शीर्ष पर मुड़ी हुई, शीर्ष पर मुड़ी हुई शीर्ष पर मुड़ी हुई वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नामक रचना होती है, नामक रचना होती है। रचना होती है, इसी में लिखिएगा, यह मनुष्य का अवशेषी अंग है, यह मनुष्य का अवशेषी अंग है। इसी में आगे लिखिए, शाकाहारी जंतुओं में, शाकाहारी जंतुओं में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विकसित होते हैं, शाकाहारी जंतुओं में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विकसित होते हैं। शाकाहारी जंतुओं में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विकसित होते हैं और सेलुलोज पाचन में सहायता करते हैं, और सेलुलोज पाचन में सहायता करते हैं।
अगर कभी वर्मीफार अपेंडिक्स करके आता है 3 नंबर में, तो सीधे बताना है ना कि मनुष्य की बड़ी आंत की पहला भाग या पहला भाग भूल भी जाए ना तो सीकम को छोड़ दीजिएगा। मनुष्य की बड़ी आंत में पाई जाने वाली संरचना है, ठीक है, ये मनुष्य का अवशेषियन है और शाकाहारी जंतुओं में विकसित होते हैं, सेलुलोज पाचन में सहायता करते हैं। और दूसरा, इसके बड़े होने से या फूलने से एक बीमारी होती है जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। अपेंडिसाइटिस कई बार खुद से ठीक हो जाता है और नहीं ठीक होता है तो फिर ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, वर्मीफार्म अपेंडिक्स से निकाल देते हैं, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है शरीर। अगला कोलन छोड़ दीजिए, फिर रेक्टम में लिखिए। रेक्टम मैं छुड़वा इसलिए रही हूँ क्योंकि उसमें ऐसी कोई स्पेशल जानकारी नहीं है, बस फालतू बड़ा हो जाएगा। देखिए, इसमें अनपचे भोजन का अस्थायी संग्रहण किया जाता है। इसमें अनपचे भोजन का अस्थायी संग्रहण किया जाता है। ये अनपचे भोजन का अस्थायी संग्रहण किया जाता है। यह गुदा के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, अब लिख लीजिए बड़ी आंत के कार्य। पहला, म्यूकस का स्त्रावण करना, दूसरा, भोजन से जल का अवशोषण करना, तीसरा, भोजन का बहिष्करण करना, समझ में आया, बड़ी आंत में कोई भी क्रियाविधि पाचन की नहीं हो रही है, ठीक है, सारी गतिविधि छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, आमाशय से शुरू होती, छोटी आंत में खत्म, ठीक है। कल पाचन ग्रंथियों को देख लेंगे और सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे, ठीक है। आज जल्दीबाजी में हो नहीं पाएगा चित्र, मेरा बन जाएगा, आप लोगों का रहेगा। पाचन ग्रंथि में लाल ग्रंथियां हैं, लीवर है, अग्नाशय है और फिर पाचन क्रिया भी है। मुखुआ में कैसे पाचन होता है, क्योंकि एंजाइम के नाम अभी हमसे नहीं लिखे हैं, ठीक है। मुखुआ के कौन से एंजाइम, लाल में कौन से पाए जाते हैं, छोटे आंत में कौन से पाए जाते हैं, सिर्फ आमाशय के लिए कोशिश करेंगे कि कर हो जाए, ठीक है।